नाउ दिस इज आवर लेक्चर 6 क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं भाई हम। चैप्टर नंबर 9 है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। किसके बारे में स्टडी करें हम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। हम दो थ्योरी पढ़ चुके हैं हमारी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नाउ द थर्ड थ्योरी इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये थ्योरी कौन सी भाई हमारी? द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दिस इज आल्सो नोन एज द CFT थ्योरी and this theory was developed by the two scientists H. Bethe and V. Black। क्या बोलते हैं? This theory is developed by H. Bethe and V. Black। जो हमारी वर्नर थ्योरी थी और जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, वीबी थ्योरी, उन थ्योरियों के अंदर जो कमियां आई थी उन कमियों को दूर करने के लिए एक नई थ्योरी का निर्माण किया गया जिसका नाम था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर ना? और द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस थ्योरी इज नोन एज द CFT थ्योरी। क्या बोलते हैं हम इसको? CFT थ्योरी विच इज नोन एज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर? एंड दिस थ्योरी इज डेवलप्ड बाय द टू साइंटिस्ट। कौन कौन थे वो? वही हमारे साइंटिस्ट H. Bethe and V. Black। H. Bethe and V. Black। This theory gives a more satisfactory explanation for the bonding and properties। क्योंकि जो हमारी पहली थ्योरी थी ना उनसे भी ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन की थी इसने। किसके रिगार्डिंग? बॉन्डिंग के रिगार्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्योंकि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ना उसने ये माना था कि मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या था? प्योरली कोवलेंट इन नेचर। किस नेचर में था वो? प्योरली कोवलेंट इन नेचर। यानी जो थ्योरी थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उन्होंने ये इमेजिन कर लिया था कि जो नेचर का जो बॉन्ड है किसके बीच में भाई? मेटल आयन के बीच में, यानी सेंटर मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में। लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड है वो प्योरली क्या है भाई? कोवलेंट इन नेचर। इट इज प्योरली कोवलेंट इन नेचर। बट दिस अजम्पशन वाज रॉन्ग। लेकिन ये जो अजम्पशन मानी थी वीबी थ्योरी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, करिए ना, और वो अजम्पशन जो मानी गई थी वो थ्योरी के अंदर क्या थी? मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है? प्योरली कोवलेंट इन नेचर। लेकिन दिस अजम्पशन वाज रॉन्ग बिकॉज द मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक इन नेचर। क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी उन्होंने क्या माना कि मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड क्या है? वो आयनिक अराइजिंग है फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड्स। उन्होंने क्या बताया कि लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। उन्होंने क्या किया? लिगेंड्स को ट्रीट किया। लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। ये क्या है? नहीं, पॉइंट चार्जेस है विच कैरी द चार्ज। उन्होंने ये बताया जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी उसके अनुसार जो मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है, जो मेटल आयन, सेंटर मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में जो इंटरेक्शंस है, जो इंटरेक्शन है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो दो कारण से करता है। अगर आपके लिगेंड्स नेगेटिव लिगेंड्स है, इफ योर लिगेंड्स आर द नेगेटिव इन नेचर, देन देयर विल बी द आयन आयन इंटरेक्शन। आयन आयन इंटरेक्शंस। अगर लिगेंड्स क्या है हमारे? लिगेंड्स आर नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव है। दूसरा इन्होंने बताया कि इंटरेक्शन कैसा होगा? आयन डायपोल इंटरेक्शंस। आयन डायपोल इंटरेक्शंस इफ लिगेंड्स आर न्यूट्रल इन नेचर। अगर लिगेंड्स क्या है हमारे? न्यूट्रल इन नेचर है। जो हमारी नई थ्योरी थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके अनुसार H. Bethe और V. Black ने क्या इमेजिन किया कि जो मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है ना, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया था कि वो प्योरली कोवलेंट कैरेक्टर। उन्होंने बताया दिस अजम्पशन वाज रॉन्ग। इट इज नॉट कोवलेंट इन नेचर। इट इज द स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है किसके के बीच में? वही मेटल आयन के बीच में और लिगेंड्स के बीच में। क्लियर ना? तो उन्होंने बताया ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है ना, ये दो टाइप की है। पहली क्या बताया उन्होंने? ये इंटरेक्शन है आयन आयन टाइप इंटरेक्शन। ये आयन आयन टाइप की इंटरेक्शन कब होगी? जब मेटल आयन, तो मेटल आयन है ही हमारी, क्योंकि तो आयन है ही। जब लिगेंड्स के आपके नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास पॉजिटिव और इसके पास नेगेटिव चार्ज, तो इंटरेक्शन कौन सा हो जाएगा? आयन आयन इंटरेक्शन। क्योंकि मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और लिगेंड्स क्या है? नेगेटिव। एक के पास पॉजिटिव, एक के पास नेगेटिव, तो कैटायंस एंड एनायंस, तो आयन आयन इंटरेक्शंस। लेकिन अगर लिगेंड्स न्यूट्रल इन नेचर, लिगेंड्स क्या है? न्यूट्रल है। क्लियर ना? और वो भी कौन से न्यूट्रल? हमारे पोलर। पढ़े हैं ना पोलर में? जैसे वाटर है, अमोनिया, ये क्या होता है? पोलर इन नेचर। करिए ना, पोलर कंपाउंड्स है। तो पोलर में क्या होता है? एक साइड में आयन और दूसरी साइड में क्या होता है? डायपोल। तो आयन डायपोल इंटरेक्शंस। क्या थे? आयन डायपोल इंटरेक्शंस। आपको डायग्राम में थ्रू समझाता हूं।
अगर मान लिया मेटल के ऊपर चार्ज है और ये लिगेंड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो दिस इंटरेक्शन इज नोन एज द आयन आयन इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन भाई हमारा, आयन आयन इंटरेक्शन, फर्स्ट टाइप इंटरेक्शन। अगर इसकी बजाय हमारे पास लिगेंड्स तो यही, मेटल आयन तो ये है, लिगेंड्स क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या है, मान लिया हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया, अमोनिया में हाइड्रोजन के पास क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, डायपोल की तरह। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, आयन, ये आयन और ये डायपोल, तो क्या हो जाएगा, आयन डायपोल इंटरेक्शंस। क्या कहलाएगा भाई हमारा, आयन डायपोल इंटरेक्शंस। क्लियर भाई। तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विच इज नोन एज द सीएफटी थ्योरी, दिस वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट एच बेथे एंड वी ब्लैक। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार द bond between the metal ion and ligands is due to the electrostatic interaction between the metal ion and ligands, and this electrostatic interaction is of the two types. One, if the ligands are negative, then it will be ion ion interactions. क्या होते हैं, आयन आयन, क्योंकि मेटल पे क्या है भाई, आयन है, पॉजिटिव चार्ज, और लिगेंड्स क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, आयन आयन इंटरेक्शन। दूसरा क्या था, इफ दे आर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, लिगेंड्स क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, तो मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पोलर इन नेचर, तो डायपोल, तो ये आयन और ये डायपोल, तो आयन डायपोल इंटरेक्शंस। क्लियर ना। उसके बाद क्या है भाई, इन्होंने ये बताया द 5d ऑर्बिटल हैव द सेम एनर्जी। इन्होंने ये बताया था जब ये हमारी जो मेटल आयन जुड़ेगी, क्योंकि हमारी मेटल आयन के पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और हमें पता है डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5, और पांचों जो डी ऑर्बिटल होते हैं दे हैव द सेम एनर्जी, आर कॉल्ड एज द डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं इनको, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। 5d orbitals are known as the degenerate orbitals because all of these five d orbitals have equal energies। इनकी एनर्जी क्या होती है भाई, इक्वल एनर्जी होती है, सभी की सभी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। दोबारा ध्यान दे, क्योंकि हमें पता है जब मेटल आयन लिगेंड के साथ जब बॉन्ड बनाएगी, तो उस टाइम पे हमें पास मेटल आयन के पास कौन से ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं, बिकॉज दे आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जितनी भी हमारी मोस्टली स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, जिंक, इस प्रकार से सारी की सारी क्या हमारी डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो डी ऑर्बिटल्स दे आर द 5d ऑर्बिटल। हमें पता है डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, जो हमारी डी सबसेल होती है उसके अंदर 5d ऑर्बिटल होते हैं, क्लियर ना। और उन डी ऑर्बिटल की सभी की क्या होती है, इक्वल एनर्जी होती है, दे हैव द इक्वल एनर्जी, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज द डीजनरेट ऑर्बिटल्स बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव द इक्वल एनर्जी। क्लियर भाई। अब क्या बात कर रहे हैं भाई, अगर इनकी बात करें हम शेप ऑफ द 5d ऑर्बिटल, इनकी शेप के बारे में बताते हैं कि एक्चुअल में शेप्स कैसी होती हैं 5d ऑर्बिटल की। शेप्स ऑफ 5d ऑर्बिटल्स, 5d ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं भाई वो हमारे, एक तो क्या होता है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक क्या होता है डी एक्स वाई, एक क्या होता है डी वाई जेड, एक क्या होता है डी एक्स जेड, और एक क्या होता है डी जेड स्क्वेयर। ये 5 होते हैं ना हमारे, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड एंड डी जेड स्क्वेयर। बात करते हैं शेप्स ऑफ 5d ऑर्बिटल्स। इन 5d ऑर्बिटल की शेप्स के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। पहले किसकी शेप की बात कर रहे हैं अभी हम, हमारी डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की, एक्स वाई, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। एक लोब हमारा डी के ऊपर, एक्स के ऊपर, एक लोब हमारा वाई के ऊपर। इनको क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोब्स। ये लोब्स क्या होता है, द पाथ एट विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, या द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। लोब्स के अंदर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये हमारे लोब्स हैं, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, क्लियर ना। तो ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स जेड। ये हमारा क्या होता है भाई, डी जेड स्क्वायर, ये क्या है हमारा डी एक्स वाई,
ये क्या होता है भाई DYZ। और लास्ट वन क्या बचता है हमारा भाई DXZ। आप ध्यान दें इनकी शेप्स के ऊपर, जो हमारा DX² माइनस Y² और DZ² है, इन दोनों का जो इनके वो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो हमारा एक्सिस के ऊपर है, लेकिन बाकी तीनों के अंदर एक्सिस की क्या है, मिडल के अंदर, एक्सिस की क्या है, मिडल के अंदर। DXZ में ये हमारी X Z, DXY में XY और DYZ में ये Y और ये Z। चलिए ना, इन केस ऑफ DX² माइनस Y² एंड DZ² द ओरिएंटेशन ऑफ पाथ एट द एक्सिस इज, लेकिन DXY DYZ एंड DXZ दिस इज इंटरमीडिएट बिटवीन द एक्सिस, ये किसके बीच में भाई, एक्सिस के बीच में है। क्लियर ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, वी नो दैट द d ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन। हमें पता है भाई जो d ऑर्बिटल होते हैं उनकी ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंट है। जो DX² माइनस Y² एंड DZ² है उन दोनों की ओरिएंटेशन क्या है भाई, ऑन द एक्सिस। एंड DXY DYZ एंड DXZ इनकी ओरिएंटेशन क्या है, बिटवीन द एक्सिस। क्लियर ना। जिसके आधार पे दीज ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस डिफरेंट इंटरेक्शन फ्रॉम द लिगेंड्स। क्या होते हैं, देयर आर द टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन। पहला क्या है भाई, द ऑर्बिटल्स lying in the direction of ligands will experience greater repulsion and energy will be raised relative to their position in symmetrical field। यानी वो ligands या वो ऑर्बिटल जो लाई करते हैं डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स के अंदर, उनके अंदर एनर्जी रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर उनके अंदर एनर्जी रिपल्सन ज्यादा होगा दैट मीन्स दे विल कंटेन द हायर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दें आप, हमारे यहाँ पे DX² माइनस Y² और DZ² के अंदर ये लाइंग द एक्सिस है, लाइंग द एक्सिस है, तो इनके अंदर ऑक्टाहेड्रल शेप के अंदर, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल शेप, इनके अंदर रिपल्सन ज्यादा होगा और इनके अंदर रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान देना है, अगर द ऑर्बिटल लाइंग इनटू द सेम डायरेक्शन या सेम ओरिएंटेशन ऑफ द लिगेंड्स, अगर जो आपके ऑर्बिटल है वो लाइन करते हैं सेम डायरेक्शन में लिगेंड्स की, में जो लिगेंड्स की डायरेक्शन है, तो रिपल्सन विल बी हायर ड्यू टू विच दे कंटेन हायर एनर्जी, तो दे आर नोन एज द हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। और जिनमें रिपल्सन कम होगा वो क्या होते हैं, हमारे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। ध्यान दें इस बात के ऊपर। यानी इसके अंदर क्या होता है, द d ऑर्बिटल्स विल डेविएट इनटू द टू फील्ड्स, यानी d ऑर्बिटल क्या होते हैं, टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिट माने टूट जाना, क्रिस्टल का जो फील्ड है क्या होता है, स्प्लिट, इसलिए सम टाइम इट इज आल्सो नोन एज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यानी d ऑर्बिटल्स विल डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स एंड लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। जिन ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन सेम है लिगेंड्स में वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, जिन ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन लिगेंड्स की डायरेक्शन के अपोजिट है उनके अंदर रिपल्सन क्या होता है, कम होता है, तो उनके अंदर एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी। तो दो प्रकार के ऑर्बिटल बन जाएंगे, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स एंड लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। यानी दे विल डिवाइड इन द टू पार्ट्स, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स एंड लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एक्चुअल में आपकी क्या हो जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ 5d ऑर्बिटल्स इनटू द टू पार्ट्स, द कन्वर्जन ऑफ 5d ऑर्बिटल्स इनटू द टू पार्ट्स, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स एंड लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। या द स्प्लिटिंग ऑफ 5d ऑर्बिटल्स इज नोन एज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। 5d ऑर्बिटल का डेविएट होना, स्प्लिट हो जाना, क्या कहलाता है हमारा भाई, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एंड दिस थ्योरी इज नोन एज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। होती क्या होती है, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स कैसे हो, ऑक्टाहेड्रल हो भाई, तो DX² माइनस Y² और DZ² तो क्या होते हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन आपके DXY DYZ और DXZ ये क्या होते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। दोबारा ध्यान दें, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर इनके अंदर रिपल्सन ज्यादा होता है, तो दे आर नोन द हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। और DXY DYZ DXZ के अंदर ऑर्बिटल के साथ रिपल्सन क्या होता है, कम होता है, ड्यू टू विच दे आर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इसका उल्टा होता है। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इट विल बी रिवर्स्ड। जो निचले वाले होते हैं ये क्या होते हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, और ऊपर वाले क्या होते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। इट इज रेसिप्रोकल इनटू द, किस केस में भाई, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। चलिए हम इसको डायग्राम के द्वारा आपको समझाते हैं।
स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहे हैं। तो उसके इसमें क्या होता है, हमारे पास क्या होते हैं भाई, 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या है भाई 5d ऑर्बिटल हैं इन फ्री मेटल आयन के अंदर। जैसे ये बॉन्डिंग अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो दे विल रिच एट इट्स एवरेज एनर्जी, और इनकी एवरेज एनर्जी कितनी होती है भाई इस लेवल पे 1 2 3 4 5, ये क्या भाई हमारी एवरेज एनर्जी ऑफ 5d ऑर्बिटल्स। और ये क्या है हमारे d ऑर्बिटल्स एट फ्री मेटल आयंस। एवरेज एनर्जी जैसे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं दे विल डेविएट इनटू द टू पार्ट्स, ये कितने पार्ट में भाई 2 पार्ट्स के अंदर, दे विल डिवाइड इनटू द 2 पार्ट्स। क्लियर भाई? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये 2 पार्ट्स में टूटते हैं दे क्रिएट द 2 फील्ड्स। अपर पोर्शन क्या होता है 2 ऑर्बिटल, लोअर पोर्शन क्या होता है भाई 3 ऑर्बिटल्स। अपर पोर्शन में 2 ऑर्बिटल होते हैं, लोअर पोर्शन में कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। क्लियर? इनको क्या बोलते हैं भाई dx² माइनस वाई स्क्वेयर और dz²। और निचले वाले क्या होते हैं भाई dxy, dyz एंड dxz। क्लियर ना भाई? तो इस प्रकार से डिवाइड होते हैं एनर्जी के अंदर। और जो ये हमारा मिड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई बैरी सेंटर। क्या बोल देते हैं? बैरी सेंटर। इट इज नोन एज द बैरी सेंटर। क्या कहलाता है भाई हमारा? ये बैरी सेंटर कहलाता है। क्लियर? ये हमारा एनर्जी का डेविएशन था। अगर ये हम पूरी एनर्जी को 1 माने तो ये ऊपर वाली जो एनर्जी होती है ये होती है भाई 3/5 डेल नोट, और निचले वाली क्या होती है 2/5 डेल नोट। और दिस इज नोन एज द मिड पॉइंट विच इज नोन एज द बैरी सेंटर। बैरी सेंटर। ऊपर वालों का नाम होता है EG और निचले वालों का नाम होता है T2G। T2G। क्लियर ना भाई? ये क्या होता है हमारी स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और कंप्लीट एनर्जी कितनी है भाई हमारी? ये कंप्लीट एनर्जी क्या है डेल्टा नोट। क्या है डेल्टा नोट। ये जो मैंने 2 नाम रखे T2G और EG, ये आपके आगे फ्यूचर क्लासेस में नाम रखे जाते हैं जब हम BSc MSc करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें खाली याद रखना है। इनका नाम क्या भाई T2G, इट रीड एज T2G और इट इज रीड एज EG। क्या बोलते हैं इसको? EG। क्लियर भाई? ये थे भाई हमारे। तो इसके आधार पे दे विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स एंड हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। क्लियर ना? दिस इज नोन एज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। बट इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये रिवर्स होता है, उल्टा होता है। ये जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं ये हायर एनर्जी होते हैं, और जो हायर एनर्जी होते हैं क्या होते हैं लोअर एनर्जी होते हैं। तो बी रिमेंबर इट, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल द अरेंजमेंट विल बी रेसिप्रोकल देन द ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है बिल्कुल उल्टा होता है, अपोजिट होता है। क्लियर ना? जो हमारे ये ऑर्बिटल्स होते हैं जो हमारे dxy dyz dxz ये ऊपर होते हैं, और dx² माइनस वाई स्क्वायर dz² ये क्या होते हैं नीचे होते हैं। दे विल रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बी रिमेंबर इट भाई, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके अंदर क्या है भाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इसी के अंदर टॉपिक है। इसी के अंदर एक सीरीज बनाई गई थी ऑफ द लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स, जिसका नाम रखा गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल लेवल। उनके पोटेंशियल लेवल के अनुसार, डेल्टा नोट की वैल्यू के अनुसार, डेल्टा नोट की वैल्यू के अनुसार अरेंजमेंट करना लिगेंड्स का। क्लियर ना? तो सबसे पहले उन्होंने लिखे वीक लिगेंड्स, और राइट हैंड साइड में बढ़ते चले गए और क्या लिखे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। और दिस सीरीज का नाम रखा गया भाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर ना? दिस सीरीज इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा नोट। किसके ऊपर डिपेंड भाई? डेल्टा नोट के ऊपर। जो हमारा सबसे वीक लिगेंड होता है वो क्या होता है आयोडाइड आयन, उसके बाद ब्रोमाइड, ब्रोमाइड के बाद थायोसाइनेटो SCN नेगेटिव, उसके बाद क्लोराइड आयन, उसके बाद सल्फाइड आयन, उसके बाद नाइट्रेट आयन, उसके बाद फ्लोराइड आयन, उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन, उसके बाद ऑक्सोलेटो आयन, उसके बाद ऑक्साइड आयन, उसके बाद वाटर, उसके बाद आइसोथायोसाइनेटो, उसके बाद इथाइलिनी डाइमीन टेट्रा एसीटेट,
क्लियर। उसके बाद क्या है भाई हमारा पायरिडनी जो अप्रोक्सीमेट इक्वल था अमोनिया के। उसके बाद आया भाई हमारा इथेन 1,2 डाइअमीन इन। और उसके बाद नंबर आया भाई हमारा डाईपायरिडेनी का DYPY। उसके बाद ऑक्साइड फिनाइल का OPHCN शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद नाइट्राइटो का। उसके बाद साइनाइड का। उसके बाद CO कार्बोनाइल ग्रुप। यानी जो आपका आयोडाइड ग्रुप था वो सबसे वीक लिजांड था। क्या था भाई हमारा सबसे वीक लिजांड, सबसे वीक लिगैंड फील्ड, सॉरी सबसे वीक लिगैंड फील्ड्स, I नेगेटिव आयन। और कार्बोनाइल क्या था सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे क्या भाई ये स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि इसी वीक लिगेंड्स फील्ड्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के आधार पे ही जो हमारे कॉम्प्लेक्स थे हमने पढ़े थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, जो डेविएट करते दो पार्ट में, एक तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जो वीक लिगेंड्स होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई जो कमजोर होता है वो अंदर से छीन नहीं पाता तो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। क्लियर ना। तो जो वीक होते हैं वो बाहर जाते हैं, आउटर जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो क्या करते हैं अंदर से छीन लेते हैं। तो वीक लिगेंड सिंपल सी बात है, वीक लिगेंड क्या होंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे वो क्या होंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, वो अंदर से छीन सकते हैं। तो वीक लिगेंड फील्ड्स क्या होते हैं हमारे, ध्यान रखना है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड क्या होते हैं हमारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस थ्योरी ने जो हमारी कमी आई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जिसने ये नहीं बताया था कि कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर होगा कौन सा कॉम्प्लेक्स आउटर होगा, क्योंकि रीजन था उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था कौन सा लिगेंड हमारा वीक है कौन सा लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस थ्योरी ने कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया था अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि कौन सा लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड आपका वीक है। जो वीक लिगेंड होते हैं वो कमजोर होते हैं, वो बाहर से लेते हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग होते हैं मजबूत होते हैं तगड़े होते हैं अंदर से छीन लेते हैं तो क्या होते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर भाई, ये थी भाई हमारी थ्योरी, क्या थी ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर ना भाई, दिस कंप्लीट इज नोन एज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट वन भाई हमारा फैक्टर डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी। यानी जो हमारी एनर्जी थी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नोट, जो हमने पढ़ी थी ना भाई डेल्टा नोट, ये क्या थी भाई हमारी ऑर्बिटल को स्प्लिट करने की एनर्जी, जिसको क्या बोलते हैं हम ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इसी के अंदर एक छोटा टॉपिक है कि वो फैक्टर कौन से होते हैं जो इस एनर्जी को मतलब एक्सप्लेन करते हैं ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी को, यानी वो हमारे पॉइंट कौन से होते हैं जो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी डेल्टा नोट की वैल्यू को मेजर करने के लिए कौन कौन से इफेक्ट ज्यादा फैक्टर मतलब डिपेंड होते हैं। पहला है भाई हमारा नेचर ऑफ द लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड, यानी जो लिगेंड है उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि वो वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यानी the orbital splitting energy is directly depend upon the nature of ligand। क्लियर ना, अगर आपका वीक लिगेंड है दैट मीन्स इट कंटेन द स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसकी वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी। यानी वीक लिगेंड हैव द लोअर वैल्यू ऑफ द डेल्टा नोट्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है द हायर एनर्जी ऑफ डेल्टा नोट। हम बात क्या करें दोबारा बताता हूं को, वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर विच इफेक्ट द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी वो फैक्टर क्या होते हैं जिनके ऊपर ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर क्या भाई नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड के नेचर पर डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली सी बात है, कॉमन सी बात है भाई, जो लिगेंड्स होंगे उनके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगी, क्या डिपेंड करेगी भाई ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी, कि वो ज्यादा होगी या कम होगी। अगर हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सिंपल सी बात हो क्या होगी ज्यादा होगी। दैट मीन्स when the ligands are stronger the value of delta naught यानी orbital splitting energy will be high, but if the ligands are weaker, अगर ligand क्या है weak कमजोर है, the orbital splitting energy will be low, क्या होगी low होगी भाई। सेकंड पॉइंट भाई हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करते हैं किसकी भी सेंट्रल मेटल आयन। सिंपल सी बात है, हायर जितना आयनिक चार्ज होगा उतनी ही ग्रेटर वैल्यू क्या होगी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी। ध्यान देना भाई,
यानी सिंपल सी बात है, हायर चार्ज का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ज्यादा होगी, यानी हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर इज द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी। बी रिमेंबर इट, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी बोथ डायरेक्टली हैं। अगर ऑर्बिटल यानी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी तो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी भी बढ़ती है। तो सिंपल सी बात है, when the oxidation state of the metal is higher then orbital splitting energy will also be higher। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी तो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी यानी द वैल्यू ऑफ डेल्टा नोट विल आल्सो बी लो। क्लियर भाई। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ मेटल। अब किस पे डिपेंड करेगी भाई, मेटल के नेचर पे भी, नेचर ऑफ मेटल आयन, जो हमारी मेटल आयन उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगी। क्लियर ना। यानी अगर हमारी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो हमने एलिमेंट लिए हैं, अगर ये हमारे हैं 4D सीरीज के या 5D सीरीज के या 6D सीरीज के, डिपेंड करता है। तो अगर हमारी सीरीज बढ़ती जाती है 3D to 4D, 4D to 5D, द एनर्जी विल आल्सो इंक्रीजेज, एनर्जी विल आल्सो इंक्रीजेज 30 to 50%। यानी मैटर के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आपकी 3D सीरीज की है, 4D सीरीज की है, 5D सीरीज की है, किस सीरीज की वो मेटल है, अगर आप 3D से 4D पे जाओगे ना तो एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज 30 to 50%। अगर 4D से 5D जाओगे एनर्जी विल अगेन इंक्रीज 30 to 50%। बी रिमेंबर इट, दैट मीन्स हायर इज द एनर्जी, हायर इज द ट्रांजिशन मेटल आयन। जितनी ज्यादा ट्रांजिशन मेटल आयन हाई होती है, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल स्प्लिटिंग विल आल्सो बी हायर। 3D की लो होती है, 3D से ज्यादा किसकी होती है, 4D की, 4D से ज्यादा किसकी होती है, 5D की। सिंपल सी बात है, 3D जो मेटल ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी लो, 4D वालों की हाई, 5D वालों की और ज्यादा हाई। रीजन है बिकॉज हायर इज द एनर्जी ऑर्बिटल्स, हायर विल बी द एनर्जी। जितना ज्यादा हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे उतनी ही ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्लियर ना बात। 3D सीरीज से 4D में जाएंगे तो एनर्जी विल इंक्रीज अप टू 30 to 50%। अगर 4D से 5D में जाएंगे एनर्जी अगेन इंक्रीज 30 to 50%। लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा इसके अंदर, जियोमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जियोमेट्री पे भी डिपेंड करता है भाई, जियोमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या थी भाई हमारी, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा प्रेजेंट है कंप्लीट कंपाउंड मेटल और लिगेंड्स, उनकी ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि ज्योमेट्री किस टाइप की है, क्लियर ना। क्योंकि जो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है इज अबाउट द हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल, यानी उनकी ऑक्टाहेड्रल की क्या होती है, आधी होती है। यानी अगर हम बात करें डेल्टा टी किसके लिए है, टेट्राहेड्रल के लिए मालूम है, टेट्राहेड्रल के लिए, और डेल्टा नोट किसके लिए मालूम है, ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी। ये स्प्लिटिंग एनर्जी है किसके लिए भाई, टेट्राहेड्रल की, और ये स्प्लिटिंग एनर्जी मालूम है किसकी, ऑक्टाहेड्रल की। तो टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ना वो ऑक्टाहेड्रल की ये लगा लो कम से कम आधी है, आधी के अप्रोक्सीमेट है। यानी इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नोट अप्रोक्सीमेट, ये रिलेशन इनके बीच में। यानी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि हमने बात की ना कि जो ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है, ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी इज आल्सो डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री। भाई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, हमने दो टाइप की ज्योमेट्री बात की, एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की, एक ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल के लिए डेल्टा टी, ऑक्टाहेड्रल के लिए डेल्टा नोट। तो ये कह रहा है जो ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी है वो दुगनी है टेट्राहेड्रल से, ये टेट्राहेड्रल की आधी है ऑक्टाहेड्रल से। तो डेल्टा टी क्या है, अप्रोक्सीमेट 4/9 ऑफ डेल्टा नोट, यानी अप्रोक्सीमेट कितनी भाई, आधी है। क्लियर भाई। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है भाई, छोटा टॉपिक हमारा कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कलर्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। कलर इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर जो कलर होता है, वी नो दैट कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर आल्सो कलर्ड इन नेचर बिकॉज दे हैव द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ड्यू टू विच दे विल शेयर द इलेक्ट्रॉन विद द अदर एलिमेंट ड्यू टू विच दे फॉर्म द कलर्ड कंपाउंड्स। तो जो इनके कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं क्या होते हैं, कलर्ड इन नेचर होते हैं। और जो इनका कलर होता है वो डिपेंड करता है कलर व्हील के ऊपर, क्योंकि एक कलर व्हील क्या होता है, इट्स डिटरमाइंड टू कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, यानी जिस टाइप के वो लाइट का एब्जॉर्ब करेंगे उससे दूसरे साइड के लाइट को क्या करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे। ध्यान रखना
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिस लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे उस टाइप की लाइट क्या होगी वो शो करेंगे। चलिए ना, आपको मैं दिखाता हूं कैसे। भाई हमारा ये कलर व्हील है, ये इनके आपस में कंप्लीमेंट्री कलर्स हैं। क्लियर? यहां पे रेड है, रेड के सामने क्या है हमारा ग्रीन है। ऑरेंज, ऑरेंज के बिल्कुल सामने क्या है ब्लू है। वायलेट, वायलेट के सामने क्या है भाई येलो है। क्लियर? दैट मीन्स अब मैं बताता हूँ को कैसे कलर होते हैं। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंडर ने रेड कलर को एब्जॉर्ब किया है तो उसके सामने वाला कंप्लीमेंट्री कलर क्या है ग्रीन, तो उसके आगे कलर कैसा होगा, यानी उसका जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा ग्रीन इन नेचर। ध्यान दे, इफ ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब द रेड कलर, अगर किसी सब्सटेंस ने रेड कलर को एब्जॉर्ब किया है तो वो सब्सटेंस कैसा दिखाई देगा आपको ग्रीन कलर का। अगर ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया था कैसे दिखाई देगा ब्लू कलर का। येलो कलर एब्जॉर्ब किया था कैसे दिखाई देगा वायलेट कलर का। उल्टा भी होता है, अगर कोई सब्सटेंस ग्रीन कलर का एब्जॉर्ब करेगा तो कैसे कलर दिखाई देगा रेड। अगर ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो कैसे दिखाई देगा ऑरेंज। अगर वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करेगा कैसे दिखाई देगा येलो। बिकॉज दे आर द कंप्लीमेंट्री कलर्स। जिस कलर की लाइट को अगर कोई आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एब्जॉर्ब करेगा उसके सामने उसके बिल्कुल अपोजिट जोन से कलर होगा, उस टाइप का कलर वो आपको कंपाउंड दिखाएगा। इसको बोलते हैं कलर व्हील। क्या बोलते हैं भाई हमारा कलर व्हील फॉर कंप्लीमेंट्री कलर्स, फॉर कंप्लीमेंट्री कलर्स। इसका मतलब है जिस टाइप की अगर मान लिया किसी कंपाउंड ने वायलेट कलर को एब्जॉर्ब किया है तो उसका कलर कैसा होगा येलो इन नेचर, देन इट विल शो द येलो कलर्स। तो क्लियर है? तो इसके अंदर रेड और ग्रीन क्या है कंप्लीमेंट्री कलर्स, वायलेट और येलो भी क्या है कंप्लीमेंट्री कलर्स, और ऑरेंज और ब्लू भी क्या है कंप्लीमेंट्री कलर्स। ये क्या है हमारे कंप्लीमेंट्री कलर्स। क्लियर भाई? इसको बोलते हैं कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दूसरी बात क्या भाई, अब बात करते हैं हम कलर्ड कंपाउंड्स की। याद रखना, इस बात को आप हमेशा रखना, इट मे बी नोटेड दैट ओनली दोज ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आर कलर्ड विच हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स। याद रखना, वही कंपाउंड्स ही कलर्ड होंगे जिनके अंदर क्या है इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स हैं। अगर किसी के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आपकी जो डी सब सेल है, जो डी ऑर्बिटल्स हैं आपके, वो कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली क्या है फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो कैसा कलर दिखाएगा नो कलर। उसका कलर क्या होगा कोई भी कलर नहीं होगा, बिकॉज इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। और डायमैग्नेटिक कंपाउंड क्या होते हैं नो कलर, वो कोई भी कलर नहीं दिखाते। दोबारा ध्यान देना, अगर आपकी डी सब सेल कंप्लीटली फिल्ड है एट दैट टाइम दे डू नॉट शो एनी कलर। बी रिमेंबर इट, दोज ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर फाउंड बी कलर्ड विच हैव इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल्स। अगर किसी कंपाउंड के अंदर, किसी दिए गए सब्सटेंस के अंदर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होंगे, दे विल शो द कलर, अदरवाइज दे विल नेवर शो द कलर्स, दे विल बी कलरलेस। किन केस में, या तो कंप्लीटली फिल्ड है या हमारे डी ऑर्बिटल क्या है एम्प्टी है। इस केस में भी अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है, यानी अगर कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है या एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, दे विल नॉट शो कलर। वो क्या होंगे कलरलेस। वो क्या होंगे भाई हमारे कलरलेस कंपाउंड्स। इफ दे हैव द एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स दे आर कलर्ड इन नेचर, दे आर कलर्ड इन नेचर। बी रिमेंबर इट भाई। Now we are talking about stability of coordinate compound. We will discuss about it in our next lecture. Till then, take care. वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक टेक केयर, थैंक यू।